नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। विशेष करके उनकी दो प्रमुख रचनाएं भारत भारती और साकेत, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से मैथिली शरण गुप्त का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह उनकी रचना भारत भारती और साकेत पर अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, इसको हम देखेंगे और इससे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत सारे वस्तुनिष्ठ और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। आइए देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, जैसा मैंने बताया, द्विवेदी युग के एक तरह से प्रतिनिधि कवि हैं या सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, और यह भारत के पहले राष्ट्रकवि भी हैं। इन्हें राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म वर्ष है 1886 है और मृत्यु वर्ष 1964 ईस्वी है। ठीक है। और इनके जो गुरु थे वह कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके साहित्य में इनके गुरु रहे हैं। ठीक है। इनको साहित्य का मार्गदर्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिला है। खड़ी बोली में काव्य रचने की प्रेरणा भी इन्होंने द्विवेदी जी से प्राप्त की है। और नारी काव्य में नारी विषयक जो उन्होंने चिंतन किया है, या फिर नारी को जिस तरह से उन्होंने काव्य में अपने आधार बनाया है, वह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही। तो गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की निर्मित थे, अर्थात उनके ही कह सकते हैं कि मार्गदर्शन से उन्होंने जो बेहतरीन रचनाएं करी हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चीरगांव, झांसी में हुआ था। गांव की सरलता, सहजता, निश्चलता, कर्मठता के वे सजीव मूर्ति थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी जी में आर्य समाजी मिलिटेंसी थी, परंतु गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता। ठीक। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई थी, किंतु अपने जीवट और संकल्प शक्ति के कारण उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदी के भाषा साहित्य में अद्भुत क्षमता अर्जित की है। गुप्त जी के बारे में एक खास बात कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, ध्यान रखनी है कि ये विशिष्टाद्वैतवाद हम जब भक्ति काल में देखते हैं, जो राम भक्ति शाखा है उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं हमारे महाकवि तुलसीदास, वे भी विशिष्टाद्वैतवादी थे। और बिल्कुल आधुनिक युग में जो तुलसी कहे जाते हैं, आधुनिक काल के जो तुलसी मैथिली शरण गुप्त भी विशिष्टाद्वैतवादी थे, बिल्कुल तुलसीदास की तरह। तो गुप्त जी के बारे में बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी थे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरे शब्दों में उनकी काव्य वृत्ति पुरानी किंतु उस पर रंग नया है, और जो कुछ नया है उसका आधार पुराना है। परंपरावादी भी कह सकते हैं। वे काव्य में रस, अनुभव, काव्य गुण, छंद के ठीक निर्वाह के आग्रही हैं। उनका श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता, क्योंकि उन्होंने यशोधरा भी लिखा, उन्होंने साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण का प्रेम भी लिखा है। ठीक है। जहाँ भी उन्होंने दाम्पत्य प्रेम दर्शाया है, वो जो है कभी भी उनका जो श्रृंगार रस है दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा को कभी लांघा नहीं है। उनके काव्य का लक्ष्य लोकहित, सद्भाव का संचार और ज्ञान का प्रकाश है। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली कविता रही है हेमंत नाम से, जो कि 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से, उन्होंने 5-6 वर्ष की अवस्था से ही 5-6 वर्षों में ही, मतलब उनकी हेमंत कविता के प्रकाशित होने के बाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने 5-6 वर्षों के अंदर अनेक पौराणिक ऐतिहासिक कविताएं लिख डाली। और सन 1909 में उनका पहला लघु खंड काव्य रंग में भंग प्रकाशित हुआ। भारतेंदु के समय चित्तौड़ के स्मरण से उदासी छा जाती थी, किंतु गुप्त जी चित्तौड़ में त्वरा भरने वाली जादुई शक्ति पाते हैं। अर्थात मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत की प्राचीन गौरवशाली जो इसका अतीत रहा है उसको बहुत ही अच्छे से स्मरण किया है। ठीक। गुप्त जी का पहला महत्वपूर्ण काव्य संग्रह कौन सा रहा है? भारत भारती, जो कि 1912 या 1913 में आता है। ठीक है। कई जगह है 1912
या 1913 में इसका प्रकाशन होता है भारत भारती का। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण पहला काव्य है। और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। इसी कारण इसे असमानांतर लोकप्रियता मिली है। ठीक, और भारत भारती के प्रकाशन के बाद ही महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, जो भारत भारती पुस्तक है उसकी रचना जो है, उसका आधार एक तरह से देखें तो इसकी रचना जो है मुसहास मद्दो जज्जे इस्लाम या फिर मुद्दश्शे हाली की प्रतिक्रिया में हुई थी। एक पुस्तक है मुद्दश्शे हाली, उसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने भारत भारती लिखी। मुद्दश्शे हाली में मुसलमानों के भूत, वर्तमान और भविष्य पर विचार किया गया है। ठीक है, हाली की प्रतिक्रिया में, यानी हाली द्वारा रचित यह मुद्दश्शे हाली जो पुस्तक है जिसमें मुसलमानों के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया गया है, इसी पुस्तक की प्रतिक्रिया में भारत भारती के 7 वर्ष पूर्व एक कवि हुए ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, उन्होंने भारत दर्पण या मुद्दस्से कैफी नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। तो गुप्त जी ने शैली तो हाली से ली है लेकिन ज़मीन कैफी से। ठीक है, ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की पुस्तक थी भारत दर्पण, वहाँ से उन्होंने अपनी कविता की ज़मीन उठाई है, जबकि शैली इन्होंने मुद्दस्से हाली से ली है। कुल मिलाकर इन दो पुस्तकों की एक तरह से प्रभाव इसमें देखा जा सकता है, मुद्दस्से हाली और भारत दर्पण। ठीक, लेकिन उस पर चढ़ा हुआ रंग इनका अपना है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है इस पुस्तक में, भारत भारती में। जो लोग इसके आधार पर उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय नवजागरण का आरंभ हिंदू राष्ट्रवाद से ही होता है। ठीक, ऐसा बच्चन सिंह का विचार है। भारत भारती बाद में लिखी गई, लेकिन भारतीय नवजागरण हिंदू राष्ट्रवाद से ही प्रारंभ होता है। हिंदू उसी का परिशिष्ट सा है। राजा प्रजा का आधार लोकतंत्र है और इस तरह क्रमशः वे पूरे युगीन चेतना को समेट लेते हैं अपनी इस पुस्तक में। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक भारत भारती और इसके संबंध में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम बात करते हैं साकेत के संबंध में। साकेत महाकाव्य जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा वर्ष 1931 में लिखा गया, प्रकाशित कराया गया। साकेत और भारत भारती के प्रकाशन के मध्यवर्ती काल में भी उन्होंने बहुत सारी, मतलब इन रचनाओं के बीच में उनकी कई रचनाएं आई, जैसे शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, गुरुकुल, झनकार आदि रचनाएं। पंचवटी को छोड़कर, यानी पंचवटी रचना को छोड़कर शेष रचनाओं में वह राजनीतिक वैतालिक प्रतीत होता है। यानी शेष जो रचनाएं शकुंतला, त्रिपथगा, गुरुकुल, झनकार, इसमें राजनीति का पुट लिए हुए है। पंचवटी भी एक बहुत ही बेहतरीन खंड काव्य है। गुप्त जी एक साधक कवि हैं, उनकी साधना की चरमोपलब्धि है उनका ग्रंथ साकेत। ठीक है, इसमें उनका अपना समय समग्रतः चित्रित है, यानी द्विवेदी युग की जो भी विशेषता है और द्विवेदी युग का जो भी समय रहा है उसको समग्रतः चित्रित किया है उन्होंने साकेत में। उसमें हमें जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, द्विवेदी युगीन, निमित्तता, आदर्श, नवजागरण और पुनरुत्थान का अंतर विरोध, सब कुछ। 1908 में इस रचना को लिखने के पीछे का जो तथ्य है वो ये है कि 1960 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से उन्होंने एक लेख निकाला जिसका नाम था कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक, और यह लेख जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्य में उपेक्षिताएं से प्रभावित था। ठीक, यानी कि द्विवेदी जी ने टैगोर के एक निबंध काव्य में उपेक्षिताएं से प्रभावित होकर एक लेख लिखा हिंदी में, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, और इस लेख से प्रभावित होकर गुप्त जी ने, इस लेख से प्रेरित होकर प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। साकेत में गुप्त जी ने पारंपरिक प्रबंध के काव्य का रूप पद्धति को तोड़ा है। ठीक, प्रबुद्ध पाठक की दृष्टि से रूपात्मक अंतराय पर पड़ती है, आखिर इस प्रकार के अंतराल की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, ये कुछ विचार वो उठाते हैं बच्चन सिंह। इस पुस्तक में जो काव्य में उपेक्षित नारियों को लेकर के आधार बनाया उन्होंने, तो केवल उर्मिला ही उपेक्षित नहीं थी बल्कि नारी जाति मात्र उपेक्षित रही है काव्य में। इसके साथ ही वे साकेत की संस्कृति को, अंचल विशेष की संस्कृति को देश की संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, यानी कि
काव्य में इस रचना में साकेत में उन्होंने अंचल विशेष की संस्कृति यानी अवध प्रदेश की संस्कृति तो दिखाया ही है, पूरे देश की संस्कृति से वो इस आंचलिक संस्कृति को जोड़ते हैं। इस प्रबंध काव्य का नायक स्वयं साकेत है। ठीक है, साकेत यानी अयोध्या। ठीक, उर्मिला से साकेत अभिन्न है, यानी उर्मिला तो इसकी मुख्य नायिका है ही, लेकिन साकेत इस काव्य का मुख्य नायक है, यानी कि पूरा का पूरा अयोध्या ही। और उर्मिला से साकेत अभिन्न है, यानी अलग नहीं है। यदि इसका नाम उर्मिला रखा गया होता तो इसके रूप विन्यास में अंतराय की आवश्यकता न होती। कभी उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि, लोक बाग की चर्चाओं और समस्याओं से जोड़ना चाहता था। ठीक है, साकेत उर्मिला की सीमा थी जिसका विस्तार चित्रकूट तक था। अवसर विशेष पे राम को वापस ले आने के लिए साकेत का सारा समाज चित्रकूट जाता है, जहाँ पर हमको एक और मुख्य जो हम देखते हैं 8वां सर्ग, इसमें केकई का अनुताप है। यही चित्रकूट में जब सारा अवध जाता है, अयोध्या के लोग जाते हैं, वहाँ एक और मुख्य घटना हमें देखने को मिलती है, केकई का अनुताप। यहाँ भी हमें केकई का उज्ज्वल चरित्र उभर कर सामने आता है। रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना अयोध्या कांड में ही रखी गई है। रामचरितमानस जो तुलसी द्वारा लिखा गया, उसमें चित्रकूट की घटना को अयोध्या कांड के अंतर्गत ही रखा गया है। साकेत आरंभ से लेकर 8वें सर्ग तक, साकेत जो रचना है उसमें आरंभ से लेकर 8वें सर्ग तक में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। चित्रकूट सभा तक एक क्रमबद्ध कथा लेकर चलता है, और सबसे भारी भरकम 9वां सर्ग जो है उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। ठीक, और 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती है। प्रवाहमान सरयू से अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक के कथा प्रवाह को वह एक फ्लैशबैक पद्धति के माध्यम से निवेदित करती है। उसके बाद 11वें सर्ग में हनुमान शत्रुघ्न से दंडकारण्य से लक्ष्मण शक्ति लगने तक की कथा का वर्णन करते हैं। और 12वें सर्ग में साकेत निवासी युद्ध की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। वशिष्ठ द्वारा दिव्य दृष्टि पाकर वे राम रावण का युद्ध देखते हैं। राम के अयोध्या का आगमन होता है और उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन होता है। तो ये जो पूरा साकेत है वह कितने सर्गों का है? 12 सर्गों का है। और सबसे महत्वपूर्ण सर्ग इसमें कौन सा है? 9वां सर्ग है, जिसमें उर्मिला का वियोग वर्णन मिलता है हमें। ठीक, तो इसके बाद हम जो देखते हैं तो साकेत के संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी जो एक विद्वान हुए, उन्होंने क्या लिखा है कि साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही न किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषयक क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से यह अनजाने से ही इतना दूर चला गया है कि आधुनिक युग का नया साहित्यिक परिवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की प्रारंभिक कड़ी मानकर चलता है। इसका मतलब ये है कि इसमें साकेत में गुप्त जी ने पारंपरिक प्रबंध काव्य की जो रूप पद्धति है उसको तोड़ा है। ठीक है, अनजाने में ही सही, लेकिन एक नया साहित्यिक परिवर्तन इसमें दिखाई देता है। साकेत के प्रकाशन से पूर्व वे माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का अनुवाद कर चुके थे। द्विवेदी जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन की एक रचना मेघनाथ वध का अनुवाद कर चुके हैं। मेघनाथ वध में रावण धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, राम नहीं, वे नॉन सेक्युलर हैं। रावण विज्ञान और टेक्नोलॉजी से परिचित है। राम का चरित्र रावण के सामने हीन ठहरता है। इससे गुप्त जी के परंपरावादी आदर्श और मर्यादा को चोट पहुंचती है। और साकेत रचना के माध्यम से कहीं न कहीं गुप्त जी ने मधुसूदन को उत्तर देने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि राम अनार्यों पर आर्यों के विजय का प्रतीक है। इससे मधुसूदन का पक्ष ही समर्थित होता है। ऐसा बच्चन सिंह के विचार हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखने योग्य। यही नहीं, साकेत में आर्य समाज का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं बच्चन सिंह यह देखने का प्रयास करें कि साकेत जो रचना है उसमें जो है आर्य समाज का प्रभाव दिखाई दिया है। वे लिखते हैं, साकेत की एक पंक्तियाँ कोट की जा रही हैं यहाँ पर। वहाँ पर द्विवेदी जी ने बताया है, जो राम के मुख से ये कथन कहा जाता है कि बहुजन वन में है बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व नीज कर से, उच्चरित होती चले वेद की वाणी, गूंजे गिरि कानन सिंधु पार कल्याणी, अंबर में पावन होम धूम गहरावे। यह राम का कथन है साकेत नामक रचना में।
गुप्त जी जिस संधि स्थल पर खड़े हैं वहाँ आर्यत्व के प्रति मोह अस्वाभाविक नहीं है। यानी कहीं न कहीं इसमें आर्यत्व की प्रतिष्ठा, आर्यत्व की महत्ता और आर्य जो है समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है हमको साकेत रचना पर। इसके आधार पर ही उन्हें हिंदूवादी कहना सही नहीं है, बल्कि इस कथन के पीछे अपने को प्रगतिशील सिद्ध करने की स्पृहा है। उन्होंने काबा और करबला भी लिखा है। देखिए कुछ रचनाओं के नाम आपको यहाँ पर पता चल रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है काबा और करबला, और इस रचना की भूमिका में वे कहते हैं कि अपने देश में आंतरिक सुख शांति के लिए हमको हिल मिल कर रहना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त हिंदूवादी हैं तो वो अन्य जो है अन्य धर्मों के खिलाफ हैं, बल्कि वो लिखते हैं कि अपने देश की आंतरिक सुख शांति के लिए हमको हिल मिल कर रहना होगा। मंगल घट नामक रचना में वो लिखते हैं कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, यानी सभी धर्मों का जो संभाव या जो भारत की एक पद्धति रही है सब कुछ लेकर चलने की, जो यहाँ पर परंपरा रही है, हर चीज़ को हर धर्म का आदर, ठीक है, ये अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ठीक है, उसका समर्थन करते हैं। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ मंगल घट नामक रचना में लिखते हैं। इसे कोई अंतर्विरोध भी कह सकता है। उनका राजनीतिक विचार गांधीवाद से प्रभावित है। मैथिली शरण गुप्त की जो राजनीतिक विचारधारा है वो गांधीवाद से प्रभावित है। गांधी जी के न्यासवादी सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था है। दूसरी और वे राज्यहीन समाज का यूटोपिया भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, यानी राज्यहीन समाज का यूटोपिया भी प्रस्तुत किए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो मार्क्स के समाजवाद को भी महत्व दे देते हैं। जैनी नामक रचना में उन्होंने पूंजीवाद का विरोध भी किया है। हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के विभिन्न पक्षों को बच्चन सिंह के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी क्षेत्र में जातीय गौरव को जागृत करने में उनके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है मैथिली शरण गुप्त के। और नारी के संबंध में उनका बीज वाक्य या बीज विचार हमें कहाँ देखने को मिलता है? यशोधरा नामक रचना में वे लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उनकी नारियों में उर्मिला का चरित्र चित्रण सबसे अधिक निष्प्रभ और ठंडा है, ऐसा बच्चन सिंह का विचार है। बच्चन सिंह मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि उनकी नारियों में, यानी जितने भी उन्होंने नारियों का चित्रण किया है, उर्मिला, यशोधरा और चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है उनका जो चित्रण किया है, तो उसमें सबसे निष्प्रभ और चरित्र ठंडा चित्रण जो है उर्मिला का मिलता है, ऐसा बच्चन सिंह का मानना है। विरह वर्णन के लिए इतने अधिक पृष्ठ खपा देना औचित्यपूर्ण नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, यानी महात्मा गांधी ने भी एक जो साकेत में उर्मिला विरह है उसके संबंध में कहा है कि उर्मिला को इतना अधिक न रुलाया जाता तो अच्छा था। यशोधरा अपने चिंतन और त्याग के कारण अधिक गरिमामय हो उठता है, यानी कि यशोधरा रचना की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। वहीं जो विष्णुप्रिया है, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया को आधार बनाकर लिखा गया है, तो विष्णुप्रिया की निःस्वता अत्यंत मार्मिक और करुणापूर्ण है। जहाँ तहाँ नारी का विद्रोह वाणी भी सुनाई देता है, किंतु उसमें तेजस्विता नहीं है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने साकेत में उर्मिला के विरह के बारे में भी, यशोधरा के बारे में भी, विष्णुप्रिया के बारे में भी, भारत भारती नामक रचना के बारे में भी, इन सब के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि ये सारी नारियाँ, जो उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया, ये सारी नारियाँ पारिवारिक मर्यादाओं के भीतर सब कुछ सहती हैं। विष्णुप्रिया कहती है सहने के लिए बनी है शहतु दुखिया नारी। विष्णुप्रिया नामक रचना का ये कोटेशन है, सहने के लिए बनी है शहतु दुखिया नारी। वास्तविकता तो यह है कि जिन नारियों का उन्होंने चुनाव किया है अपनी रचनाओं के लिए, उन्हें पारंपरिक मर्यादा के भीतर रहना ही है। उन्होंने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। दलित नारियों की ओर से गुप्त जी पुरुष वर्ग से सहानुभूति की भीख नहीं मांगते, बल्कि पुरुष को विगलित कर देने वाली करुणा की दृष्टि रखते हैं। तो ये बच्चन सिंह का विश्लेषण है मैथिली शरण गुप्त के संबंध में। गुप्त जी ने खंड काव्य, निबंध काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक, गीत आदि भी लिखे हैं, किंतु इनके लिए वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुख्य बात क्या है? वे भारतीय संस्कृति और समसामयिक यथार्थ के बाह्यार्थ निरूपक कवि हैं। वे सतह के गहराई में नहीं जाते, कदाचित जा भी नहीं सकते।
यह उनके युग के साथ उनकी शक्ति की भी सीमा है। उस विनयशील कवि के मन में स्पर्धा का भाव भी नहीं था। जिस प्रकार उनके गुरु ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार उन्होंने खड़ी बोली पद्य की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए उसकी सीमा को संस्कार दिया है। द्विवेदी जी के संरक्षण में उन्होंने एक शैली निर्मित की जिसे सरस्वती शैली कहा जाता है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की विभिन्न रचनाओं, उनकी रचना शैली, उनके काव्य की विषय वस्तु और उनकी विचारधारा, विभिन्न विषयों पर ये डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार हैं। और वर्तमान समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार से बहुत सारी प्रश्न बनते हैं, तो इस तथ्यों को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।